वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के अवयवों के बारे में। तो अगर हम भोजन की बात करते हैं तो हम दो प्रकार से भोजन का सेवन करते हैं। एक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में होगा फर्स्ट कार्बनिक पदार्थ और एक है हमारे पास में अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें सारे अकार्बनिक पदार्थ स्थित होंगे। इसमें होंगे जल व खनिज लवण, जबकि कार्बनिक पदार्थ में होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन, वसा और विटामिन। नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है, कार्बो का मतलब होगा कार्बन और हाइड्रेट होगा H2O मतलब कि जल। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा हमारी बॉडी में, एक होगा हमारी लार में मतलब मुंह में, और इसके अलावा होगा इसका पाचन छोटी आंत में अग्नाशय रस द्वारा। कार्बोहाइड्रेट क्यों हम लेते हैं, क्यों हमारी बॉडी को आवश्यक है, तो ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए आवश्यक होता है। ये हमें तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा शरीर को प्रदान करता है। अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा, तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में, 90% चावल और आलू में, इनमें 90% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हम देखें तो इसके स्रोत होंगे अनाज, फल, शर्करा, और मैक्सिमम अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें होगा अनाज में सबसे ज्यादा। इसके अलावा ये क्या करता है, और कार्बोहाइड्रेट का कार्य एक हो गया ऊर्जा प्रदान करना, तुरंत ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा यह ताप का नियंत्रण भी करता है, ताप का नियंत्रण। और इसके अलावा इसे हम कहेंगे शरीर का कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई होती है सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई होगी सेकेराइड। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए ऊर्जा शरीर को
सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो इसमें आएगा कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी बॉडी को 60% ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी में ऊर्जा प्राप्ति का क्रम, क्वेश्चन है हमारे पास में, बॉडी में ऊर्जा प्राप्ति का क्रम हमें निर्धारित करना है। तो इसमें होगा सबसे ज्यादा हमें प्रदान हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसके बाद आएगा फैट, इसके बाद आएगा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट हमें देगा 60% ऊर्जा, फैट से हमें प्राप्त हो रही है 30% ऊर्जा और प्रोटीन से प्राप्त होगी 10% ऊर्जा। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में सबसे पहले आएगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये 3 टाइप के होंगे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें से हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 6C6H12O6 इसका फॉर्मूला है और इसके एग्जाम्पल होंगे, इसमें होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसे हम कहेंगे ग्रेप शुगर, इसके अलावा इसे हम कहेंगे ब्लड शुगर। और हमारी बॉडी में मैक्सिमम मात्रा में ये शर्करा पाई जाती है, बॉडी में मैक्सिमम मात्रा में शर्करा। नेक्स्ट है ग्लूकोज के बाद है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जिसे हम कहेंगे लेव्युलोज। और फ्रक्टोज पाई जाती है शहद में, इसे हम कहते हैं फ्रूट शुगर। और ये फलों में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है, स्पर्म में पाई जाती है और इसे शुक्राणु का ईंधन भी कहते हैं। इसके अलावा यह सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। और ये आता है प्राकृतिक के अंदर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होगी फ्रक्टोज। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज, और है इसके अलावा मैनोज। मैनोज शर्करा होती है जो अंडे के एब्यूमिन में पाई जाती है, अंडे के एब्यूमिन में। इसके अलावा एक चीज हमने देखी थी कि सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक रूप से है फ्रक्टोज, नोट, सबसे मीठी शर्करा। अगर प्राकृतिक रूप से हमसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा फ्रक्टोज। और अगर हमसे पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा, तो इसमें आएगा सैकेरिम। नेक्स्ट है इसके बाद डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड।
डाइसैकेराइड, जिसे हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसमें आएगा सबसे पहले सुक्रोज। इसका फॉर्मूला होगा C12। इसका फॉर्मूला होगा C12O22O11। और इसमें होगा सुक्रोज, जो कि चीनी में होता है। इसके अलावा इसे हम कहते हैं कैन शुगर। और सुक्रोज पाया जाता है गन्ने में। इसके अलावा पादपों में भोजन का परिवहन भी सुक्रोज के रूप में होता है। पादपों में भोजन का परिवहन ये भी सुक्रोज के रूप में होगा। नेक्स्ट है इसके अलावा माल्टोज। माल्टोज में आएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इसका एग्जाम्पल है अनाज। इसके अलावा नेक्स्ट है लैक्टोज। जो कि पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। और ये निम्नतम मीठी शर्करा है। निम्नतम मीठी शर्करा। और लैक्टोज बना होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और माल्टोज बना होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। इसके अलावा एक और होगी सिट्रेलोज, जो कि पाई जाती है कीटों के हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ होगा ब्लड में। इसके अलावा एक है रेफिनोज। रेफिनोज पाई जाती है चुकंदर में। और इसके अलावा रेफिनोज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिनोले में, बिनोला, बिनोला होता है कपास का बीज। अगर पूछा जाए कपास के बीज में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो ये होगी डाइसैकेराइड और रेफिनो शर्करा। इसके बाद आती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसका फॉर्मूला है C6H10O5 का होल n। अब पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी शर्करा आएगी, तो इसमें आएगी सबसे पहले तो स्टार्च। स्टार्च संग्रहित होती है पादपों में भोजन के रूप में।
पादपों में संग्रहित भोजन। इसके अलावा इसका एक टेस्ट भी होता है स्टार्च का, जो कि पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चंस में। ये इस टेस्ट में क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इसमें हम लेंगे स्टार्च और इसके अलावा एक होगा आयोडीन तनु आयोडीन। इसमें हम 2-3 बूंद डालेंगे आयोडीन की। अगर इसका कलर चेंज होकर ब्लू होता है तो इसका मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित है। ब्लू या ब्लैक कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है इसका टेस्ट, स्टार्च टेस्ट। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पाया जाता है लकड़ी में सबसे ज्यादा, 50% तक। इसके अलावा अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो कपास में 90%। और इसके अलावा सेल्यूलोज पाया जाएगा पादपों की कोशिका भित्ति में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। पादपों की कोशिका भित्ति में। इसके अलावा हमारी अर्थ पर सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो भी सेल्यूलोज है। तो पृथ्वी पर मैक्सिमम मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ इसके बाद आता है ग्लाइकोजन। के बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता है प्राणियों में संग्रहित भोज्य पदार्थ। प्राणियों में संग्रहित भोज्य पदार्थ। इसके अलावा यह कवक में संग्रहित भोज्य पदार्थ भी होगा। कवक में संग्रहित भोज्य पदार्थ। इसके अलावा ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो ये यकृत में और पेशियों में इकट्ठा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है काइटिन। तो काइटिन पाया जाता है कवकों की कोशिका भित्ति में। कवकों की कोशिका भित्ति में एक तो। इसके अलावा काइटिन से बना होता है ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ में ऊपरी कठोर अवस्था। ऑर्थोपोडा और जो मोलस्का संघ के मोलस्का में ऊपरी कठोर आवरण। जो उनकी बॉडी का ऊपरी कठोर आवरण होता है वो बना होता है काइटिन से। इसके अलावा पृथ्वी पर दूसरा मैक्सिमम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है तो वो है काइटिन। फर्स्ट था सेल्यूलोज और सेकंड है काइटिन। पृथ्वी पर दूसरा मैक्सिमम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ।
ये है काइटिन। इसके बाद है प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है अब? तो प्रोटीन होता है कार्बनिक यौगिक से बना हुआ। ये बना होता है कार्बनिक यौगिक से। इसके अलावा प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? तो प्रोटीन के कार्य होंगे बॉडी की वृद्धि और मरम्मत। इसके अलावा और क्या कार्य होंगे? तो प्रोटीन जैव रासायनिक क्रिया में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम्स के रूप में कार्य करता है। एंजाइम के रूप में कार्य। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में वसा व कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं होंगे या इनका अभाव होगा, तब क्या करेगा? तब प्रोटीन हमें ऊर्जा प्रदान करेगा। तब प्रोटीन बॉडी को ऊर्जा प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रोटीन देगा हमको 4 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन देगा हमको 4 कैलोरी ऊर्जा। और इसके अलावा इसके मुख्य तत्व क्या होंगे? प्रोटीन के मुख्य तत्व होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसके अलावा इसके अन्य तत्व भी होते हैं, ये होंगे इसके मुख्य तत्व। और अगर हम देखें इसके अन्य तत्व तो इसमें आ जाएगा सल्फर, फास्फोरस, फेरस और आयोडीन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें सल्फर। इसके बाद हम देखेंगे इसकी खोज। इसकी खोज की थी मुल्डर ने और इसे नाम दिया था बर्जीलियस ने। इसके स्रोत कौन कौन से हैं प्रोटीन के? तो प्रोटीन के स्रोत हैं दाल, मुख्यतः दाल, मांस, अंडे, सोयाबीन। सोयाबीन से प्राप्त होता है हमें 35 से 40% प्रोटीन। और अगर हमसे पूछा जाए इसके अलावा मैक्सिमम प्रोटीन, तो एक होगा हमारे पास में स्पाइरुलिना शैवाल। स्पाइरुलिना शैवाल, इससे प्राप्त होगा हमें 71%। और इसके अलावा है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल, इससे प्रोटीन प्राप्त होगा 51%। जब अंतरिक्ष यात्रा होती है तो उनमें यही चीजें यूज आती है। इंसान प्रोटीन प्राप्त करने के लिए इन्हीं का सेवन करता है। अंतरिक्ष यात्रा में उपयोगी। इसके अलावा अगर बॉडी में पूछा जाए सबसे ज्यादा
बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पूछा जाए, सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, 10 से 15% तक। और इसके अलावा हमसे पूछा जाए कि बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में अकार्बनिक पदार्थ, तो ये होगा हमारी बॉडी में जल। इसके अलावा हमने इसके यूज देखे थे। प्रोटीन जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा प्रोटीन अम्ल क्षार संतुलन में भी कार्य करता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई ये होती है अमीनो एसिड, इसका फॉर्मूला होगा NH2 COOH और ये होगा R। अब इसमें R क्या होगा, तो R है एल्काइल समूह, इसमें कोई भी एल्काइल समूह जुड़ा हुआ होगा। ये होगा अमीनो एसिड का फॉर्मूला। इसके बाद हम देखते हैं अमीनो एसिड आवश्यक और अनावश्यक कितने होते हैं हमारी बॉडी में। अमीनो एसिड होते हैं टोटल 20, जिसमें से आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे 10 और अनावश्यक होंगे 10। अभी जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में होते हैं, ऑलरेडी बॉडी में उपस्थित होंगे, बॉडी में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो आवश्यक अमीनो अम्ल है इन्हें बाहर से लेने की जरूरत होती है, बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा प्रोटीन के उपयोग कुछ रह गए थे हमारे। कार्य, प्रोटीन के कार्य होते हैं एक तो वृद्धि और मरम्मत का कार्य, इसके अलावा ये हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और ये अंगों और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है, अंगों व ऊतकों के निर्माण में सहायक
इसके अलावा इसे जीवन की आधारशिला हम कहते हैं। और ये घाव को भरने वाला यौगिक है। घाव को घावों का भरना किसकी वजह से पॉसिबल है? प्रोटीन की वजह से। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन टेस्ट। तो प्रोटीन टेस्ट कैसे किया जाता है? हम लेंगे एक परख नली में प्रोटीन, इसमें हम डालते हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। और अगर हमें इसमें जो कलर है वो बैंगनी प्राप्त होता है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ये होगा इसका टेस्ट। इसके अलावा हमने देखे थे अमीनो एसिड्स। तो इसमें एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स को जो बॉन्ड जोड़ता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। इसके बाद देखेंगे हम टाइप प्रोटीन के। इसका एक और टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होगा? इसमें हम लेंगे कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन उपस्थित है। खाद्य पदार्थ, और इसमें हम डालते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा 10 बूंद। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे CuSO4, जो कि हमने ऊपर टेस्ट किया है। या हम इसमें डालेंगे CuSO4 2 बूंद। तो इसमें होगा बैंगनी रंग। नेक्स्ट है इसके बाद इनके टाइप। एक होगा सरल प्रोटीन, एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होगा? इसमें केवल अमीनो अम्ल उपस्थित होंगे। सरल प्रोटीन में आते हैं सरल प्रोटीन। इसमें आएगा, एक होता है हमारे पास कोलेजन, ये सरल प्रोटीन का उदाहरण है। एक होगा हमारे पास में इलास्टिन। नेक्स्ट है केराटिन प्रोटीन। इसके अलावा है मायोसिन। एक है रूबिस्को। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है ग्लोबिन। और है इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन। फर्स्ट है कोलेजन। कोलेजन पाया जाता है हमारी बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में।
बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में, इसके अलावा ये उपस्थित होता है टेंडन में, टेंडन उत्तक में, टेंडन को हम कहते हैं कंडरा, जिसमें क्या होता है, हड्डी और मांसपेशियों के बीच का बॉन्ड होता है, ये हड्डी और मांसपेशियों के बीच की योजक कड़ी, जिसे हम कहते हैं टेंडन। तो इसमें उपस्थित होगा एक तो कोलेजन, और उपस्थित होगा बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में। इसके बाद है इलास्टिन, जो कि लिगामेंट, लिगामेंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्नायु, ऊतक में। अब लिगामेंट क्या होगा, लिगामेंट होगा हड्डी और हड्डी के मध्य का जोड़। नेक्स्ट है किरेटिन, किरेटिन पाया जाता है नाखूनों में, बालों में, इसके अलावा जानवरों के सींग में या खुर में। नेक्स्ट है मायोसिन, मायोसिन पाया जाता है मांसपेशियों में। फिर है रुबिस्को, रुबिस्को पाया जाता है पादपों में। इसके अलावा हमसे पूछा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, इसमें होगा रुबिस्को प्रोटीन। नेक्स्ट है एब्यूमिन, तो एब्यूमिन पाया जाएगा ब्लड, मुख्यतः एग में और मिल्क में। एग का एक और है, एग में अगर हमसे पूछा जाए कि कच्चे एग में क्या पाया जाएगा, तो कच्चे एग में पाया जाता है एबिडीन प्रोटीन, एबिडीन प्रोटीन। जबकि अगर हमसे पूछा जाए एग में, तो इसका आएगा एब्यूमिन। नेक्स्ट है ग्लोबिन, ग्लोबिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इसके बाद है इसमें हिस्टोन प्रोटीन, जो कि पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में। इसके अलावा अगर हम देखें और बाकी प्रोटीन, तो इसमें आएगा एक और है प्रोटेमीन्स, एक है ग्लूटेलिन। तो ग्लूटेलिन पाया जाता है गेहूं में, जो प्रत्यास्था का गुण होता है, थोड़ा लचीलापन होता है, वो इसी कारण होता है, ग्लूके ग्लूटेलिन के कारण। इसके अलावा प्रोटेमीन्स जो है, ये शुक्राणु के केंद्रक में पाया जाएगा, शुक्राणु के केंद्रक में। इसके बाद है संयुग्मी प्रोटीन, यहाँ पर एक और है संयुग्मी प्रोटीन। अब संयुग्मी प्रोटीन क्या होगा, तो इसके एक भाग में तो होगा प्रोटीन,
जबकि दूसरे भाग में होगा एक भाग में अन्य क्रियात्मक समूह भी हो सकता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में क्या होगा, एक तो है इसमें हीम Fe+2 जो कि 5% होता है। इसके अलावा इसमें है ग्लोबिन जो कि सरल प्रोटीन का उदाहरण है, ये 95% होगा। तो कुछ इस तरीके से संयुग्मी प्रोटीन बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इसमें होगा हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, और इसके अलावा इसमें है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। इसके अलावा है पेप्सिन और है कैसिनोजन। इसके बाद आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रोटीन में होगा ये प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन्स के बने होते हैं, या ये प्रोटीन्स के टूटने से बनते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीपेप्टाइड, इसके अलावा है प्रोटियोजन, और इसके अलावा है पेप्टोन। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ते हैं फैट या वसा। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये रह गया था हमारा। प्रोटीन कमी से होने वाला रोग होगा क्वाशियोरकर। और इसके अलावा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की मात्रा अगर कम हुई, प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी होगी, तो बीमारी होगी मैरिस्मस। क्वाशियोरकर में क्या होगा, इसमें जो बच्चा है उसको भूख नहीं लगेगी, पेट में विकृति उत्पन्न होगी और बालों का झड़ना। इसके अलावा मैरिस्मस को कहेंगे हम सूखा रोग। और इसके अलावा प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होगा, प्रोटीन का पाचन ये होगा वही
पेट में और इसके अलावा छोटी आंत में। पेट में होगा पेप्सिन एंजाइम द्वारा। पेप्सिन एंजाइम इसकी मदद करेगा पाचन में। इसके अलावा छोटी आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से होगा इसका पाचन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वसा। वसा हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है? तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बॉडी को ऊर्जा। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। बॉडी के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा हमारी त्वचा को यह वाटरप्रूफ बनाते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक। लिपिड्स की आवश्यक मात्रा हमारी बॉडी को 40 से 70 ग्राम होती है पर डे। इसके अलावा अगर हम देखें 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। 9.3। इसके अलावा फैट पाया किस किस में जाता है? तो यह पाया जाएगा तेलीय बीज, इसके अलावा घी में, मक्खन में। इसमें उपस्थित होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा वसा यह बनी होगी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसा का अगर हम विखंडन करते हैं लाइपेज की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होगा वसीय एसिड और ग्लिसरॉल। और वसा में क्या होता है? इस वसा में होता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड होता है जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वैसे ही वसा में एस्टर बॉन्ड होगा। इसके अलावा प्रोटीन में होगा यानी कि अमीनो अम्लों में होगा पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट में पूछे जाए तो कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बंध। और वसा में होगा एस्टर बंध। इसके बाद हम देखेंगे वसा के टाइप्स। एक होगा इसमें संतृप्त वसा,
जिसमें कार्बन कार्बन जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड से। और इसका एग्जाम्पल है घी और मक्खन। एक होगी असंतृप्त वसा, जिसमें कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। इसके एग्जाम्पल है ऑयल, नारियल या सरसों का तेल। और शरीर को ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी इससे। शरीर को ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा जो संतृप्त वसा है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, ज्यादा हानिकारक होती है ये। जबकि जो असंतृप्त वसा है यह कम हानिकारक होती है। और जो असंतृप्त वसा है यह गर्म या ठंडा करने पर भी हमेशा द्रव अवस्था में होगी, ये होगी लिक्विड अवस्था में। जबकि जो संतृप्त अवस्था है इसे गर्म करने पर तो ये पिघल जाएगी, गर्म करने पर तो यह द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, और ठंडा करने पर यह ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा संतृप्त वसा मैक्सिमम मिलती है हमें पशु उत्पाद से। इसके अलावा वसा अगर बढ़ेगी, वसा की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इससे होगी धमनियां अवरुद्ध या ब्लॉक हो जाएगी हमारी बॉडी की, धमनियां अवरुद्ध। जिससे हृदय आघात रोग भी होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें इसमें तो लिपिड्स की कमी से क्या होगा, कमी से काम करने की क्षमता में कमी। और बॉडी में सूखापन होगा, धमनियां अवरुद्ध। अगर इसकी वृद्धि हो गई वसा की, लिपिड्स की, तो इससे धमनियां अवरुद्ध और सीएडी यानी हृदय आघात। इसके अलावा मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाएगा। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो मोटापा है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, इसका मापन हम करते हैं बीएमआई से, जो कि होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है BMI इज इक्वल्स टू वजन, वेट अपॉन लेंथ या लंबाई। वजन हम नापेंगे किलोग्राम में और लंबाई का मापन होगा मीटर में। ये होगा इसका फॉर्मूला। इसके अलावा अगर BMI का मान 10 से कम होता है तो ये होता है अंडरवेट। अगर इसका मान 18 से 25 के बीच हुआ तो ये होता है नॉर्मल। अगर 25 से 30 के बीच हुआ तो ये होगा ओवरवेट।
इसके अलावा अगर बीएमआई तीस से ज्यादा हुआ तो इसे हम कहते हैं मोटापा। इसके बाद